नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे वैसे तो बड़ी और अहम खबरें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, लेकिन आजकल चर्चा ट्रंप के बगैर अधूरी है और अब तो बदले बदले से ट्रंप नजर आते हैं। अपने टफ ग्रीनलैंड स्टांस से थोड़े नरम नजर आते हैं। अब कब्जा करने की जगह डील की बात कह रहे हैं। विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी को भी ट्रंप ने फिलहाल टाल दिया है। भारत के साथ भी जल्द ट्रेड डील की कही है बात। क्या यह ट्रंप का यू टर्न है या कोई नई चाल? I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before. जी हां, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा है कि ग्रीनलैंड पर सेना के जरिए किसी तरह का कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं है और यह बयान उनके बयान से बिल्कुल विरोधाभास है, मतलब विपरीत है जो अभी उन्होंने खासतौर पे दावोस में बात कही है। यह पूरा स्टांस उनका नाटो के साथ हुई बातचीत के बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने समझौते का विकल्प भी खुला रखने की बात कही है और साथ ही जो यूरोपीय सहयोगी देश हैं उनको जो लगातार वो टैरिफ की धमकी दे रहे थे उसको भी कहीं ना कहीं फिलहाल टाल दिया है। तो ये तमाम बातें जो हैं उसको हम समझेंगे और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट और पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो वैसे तो मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल शुरू से रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या ये एक तरीका है उनका कि वो पहले इस तरह की धमकियां, इस तरह का माहौल बना देते हैं कि अमूमन नेगोशिएटिंग टेबल वाला जो पूरा माहौल है या किसी तरह के समझौते या किसी तरह की रियायत वाली जो गुंजाइश है वो बन जाती है और उसके बाद वो कहते हैं कि साहब देखिए मैंने सब कुछ बेहतर कर दिया। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने काफी हद तक ठीक कहा है। उनके पास बस एक ही इंस्ट्रूमेंट है और वो है सॉरी, वो है इंस्ट्रूमेंट प्रेशर का, वो है इंस्ट्रूमेंट कोअर्शन का और वो इंस्ट्रूमेंट है उनके पास टैरिफ्स का। उसी को आपने देखा होगा शुरू से, उसी का वो प्रयोग करते रहे हैं, शुरू से उसी का इस्तेमाल करते रहे हैं। और जो उन्होंने देखा है जब वो इसकी धमकी देते हैं तो जो उनके विपरीत खड़ा है वो अपने आप ही दब जाता है या झुक जाता है। बहुत कम देश हैं जो कि नहीं झुके हैं। चीन उसमें एक है, भारत उसमें दूसरा है और कनाडा को भी आप मिला सकते हैं, परंतु और जो सब देश हैं आपने देखिए उनको यूनिलैटरल एडवांटेज मिला है सभी देशों से। यूरोपियन यूनियन से उनकी जो ट्रेड डील हुई हो या फिर उनकी ट्रेड डील हुई हो जापान से या रिपब्लिक ऑफ कोरिया से, या अगर डेवलपिंग कंट्रीज में भी देखा जाए तो इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सभी के साथ उन्होंने मनमाने तरीके से काम किया है और जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया है। यहाँ पर जब वो देखते हैं कुछ हालात में जब उनकी धमकियों का असर ठीक नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो मार्केट से बहुत सेंसिटिव है। मार्केट में अगर देखते हैं जो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और यही मेरे विचार से बात हुई है जब उन्होंने 10% टैरिफ का कहा तो एकदम जो वहां पर मार्केट्स हैं वो नीचे को आ गए। बॉन्ड मार्केट में भी बहुत स्ट्रेस देखने को मिला। तो इसीलिए उन्होंने मेरे विचार से उसको रैशनलाइज करके जो हमको कुछ ऐसी हमने बातचीत की है नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ और हम ऐसा कुछ काम करेंगे जो सबके फायदे के लिए होगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई फेस सेविंग डिवाइस है उनके लिए, जो ये बता देना, क्योंकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों हमेशा से यही ऑफर कर रहे थे, आप आइए वहां पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाइए जितना आपको चाहिए। पहले आपके 18,000 यहाँ पर ट्रूप्स थे, अभी मात्र 200 रह गए हैं, इसको आप बढ़ाइए। सिक्योरिटी नेटो का तो ये काम ही है सिक्योरिटी को बढ़ाना, तो सब मिलकर उसमें सिक्योरिटी बढ़ाएंगे।
तो यही मेरे विचार से उन्होंने विकल्प लिया है अपना फेस सेविंग के लिए। लेकिन अशोक सर, एक पुरानी जो कहते हैं सबक होता है कि आप बार बार कोई हथकंडा अपनाते हैं तो कई बार उसको सीरियसली लेना लोग बंद कर देते हैं। और हमने एक खेमाबंदी भी देखी, मतलब इस तरह की धमकी वो रूस और चीन को तो नहीं दे सकते थे। वो उन्होंने अलाइज पे जो प्रेशर है वो अपने फर्स्ट सेट ऑफ टेरिफ, जब पिछले साल की बात थी तब भी उन्होंने अलाइज को नहीं बख्शा था। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मिजाज देख के प्रहार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे ये धार कुंद भी हो रही है? आपकी आवाज नहीं आई आखिरी, अगर आप जी सेंटेंस आपको लगता है कि ये जो ट्रंप का रवैया है, लगातार एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करना, ये धीरे धीरे इसकी धार अब कम होती है नजर आ रही है? जी देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो उनके एडवर्सरीज हैं उनको उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है, और जो उनके एलाइज और पार्टनर्स हैं उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। जिस प्रकार के आप शब्दों का प्रयोग भी देख लीजिएगा, कितनी क्रूडली उन्होंने बात की यूरोप के बारे में, नेटो के बारे में, और पहले उनके जो लोग थे उन्होंने भारत के बारे में भी कितने अपशब्दों का प्रयोग किया। परंतु रूस और चीन के बारे में, और चाहे नॉर्थ कोरिया के बारे में भी, कोई ऐसा वो उन्होंने बात नहीं कही। तो अभी जो यहाँ पर आप ठीक कह रहे हैं, जो उनकी चेतावनी जो है, उनके जो थ्रेट्स हैं, उनका प्रभाव कम हो रहा है मेरे विचार से, इसलिए क्योंकि पहले मार्केट्स पर इतना ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ा था। सभी इकोनॉमिस्ट कह रहे थे उनके वो जो टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उससे जॉबलेसनेस बढ़ेगी, उससे कोई इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। परंतु इन सब चीजों को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपके सुनने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो इसमें हमेशा हर चीज में समय लगता है, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने के लिए। और अब मेरे विचार से थोड़ा बहुत इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। दूसरा, उन्होंने ये भी देखा है, देखिए उनकी नजर है मिड टर्म इलेक्शंस पर, और ऐसा कहा जा रहा है जो करीब 90% वहां पर जो अमेरिका की जनता है और उनका मागा क्राउड भी है, वो भी यूज ऑफ फोर्स नहीं चाहता है ग्रीनलैंड को लेने के लिए। बातचीत से अगर कुछ हल निकल आए तो ठीक है, परंतु यूज ऑफ फोर्स नहीं चाहता है। और इसीलिए उन्होंने ये भी देखा है, जो उनके अपनी मागा बेस में भी थोड़े फ्रैक्चर होने लगा है, थोड़ा फिशर होने लगा है। और सबसे पैनी नजर तो उनकी अपनी इकोनॉमी पर लगी रहती है। इकोनॉमी अगर वहां से मार्केट्स उनको नेगेटिव ट्रेंड्स दिखाएंगे तो वो एकदम उसमें संभल जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं वही एक कारण है जिसकी वजह से वो मागा बेस को अपने साथ रख सकते हैं। और उनको चिंता है अपने मिड टर्म इलेक्शंस की, अगर वहां पर वो हाउस को भी लूज कर गए, सेनेट को भी लूज कर गए, तो उन्होंने तो ये अपनी बेस को चेतावनी दे दी है जो मुझे तीसरी बार फिर इम्पीच कर दिया जाएगा, और वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए वो पहले, जैसे कहा जाए, ये पासा फेंकते हैं जो हम 10% टैरिफ लगाएंगे, मे बी इम्पल्सिव, क्योंकि इम्पल्सिव तो वो है ही, तो एक इम्पल्सिव रिएक्शन। परंतु फिर जब देखते हैं जो उसका पुशबैक मार्केट ने इतना दिखाया है, लोगों ने इतना दिखाया है, तो वो फिर जिसे पहले एक टर्म इजाद की गई थी, टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो पिछले कुछ समय में उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको जब टाको कह के बुलाया गया तो उनको बहुत गुस्सा आया, और फिर उन्होंने सोच लिया होगा जो अब मैंने अपने किसी भी निर्णय को ऊपर वापस नहीं जाना है। परंतु ये वाला जो है मार्केट का रिस्पॉन्स ऐसा रहा है जो उनको इसको बदलने में, वापस आने में बाध्य होना पड़ा है। एक चीज और समझना चाहूंगा अशोक सर, आप उसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे अपने तजुर्बे से। हमने उनके अलाइज का जो रिएक्शन था, जो विरोध था, वो बहुत ही वजनदार देखा भी नहीं। मतलब इतनी सारी बातें होने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप अब कुछ कहते हैं तो तमाम देश, मतलब हमें उसमें भारत को भी शामिल करना चाहिए, अब बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन देने से बचा जा रहा है। क्या वो इस वजह से है कि सबको ये पता चल गया है कि शायद ये स्टांस कब बदल जाए, उस पर अभी के रिएक्शन को कहीं ना कहीं ट्रंप अपने स्ट्रेटजी में इस्तेमाल कर सकते हैं?
जी, देखिए 2 चीज़ें हैं मैं इसमें समझता हूँ। सभी देश अपने हितों के लिए देख रहे हैं, उसमें अलग बात कर रहे हैं और जैसे आपने कल ये स्पीच सुनी होगी मार्क कार्नी की, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने कहा सभी अलग-अलग हम रहेंगे तो फिर हम इन हेजेमॉन्स का, उनका मतलब था अमेरिका से और चीन से, मुकाबला नहीं कर पाएँगे। तो हमको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अभी वहाँ तक तो बात नहीं पहुँची है। परंतु इन देशों ने ये सोचा था जो अगर हम कंप्लायंस करेंगे, अगर हम इतना ज़्यादा इसका जो भी वो कह रहे हैं उसका विरोध नहीं करेंगे तो हमको अच्छी डील मिलेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। जो भी डील मिली है देखिए यूरोपियन यूनियन को वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, जापान को भी नहीं है, परंतु देखिए उनके लिए क्या चुनौती क्या है? वो ये है जो वो डिपेंड करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर। भारत अपनी सुरक्षा के लिए नहीं डिपेंड करता, चीन नहीं डिपेंड करता, चीन के पास जिसे कहा जाए लेवरेज है, उसके पास ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, उसके पास ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं। रूस का हम जानते ही हैं जो उसके पास सैन्य शक्ति है तो इसीलिए ट्रंप उससे इतना ज्यादा वो नहीं बिगड़े रूप से नहीं आ सकते। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया से भी वो इतनी बदतमीजी से बात नहीं करते हैं जैसे उन्होंने कल यूरोप के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में, नेटो के बारे में कहा। क्योंकि उन्हें मालूम है इनके पास 13,000 किलोमीटर आगे जाने वाली मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर अमेरिका के ऊपर लगा देंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए ये वाली सब जो बातें हैं, उनको चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को अलग रख के और अब भारत के लिए भी कुछ इतने अपशब्द नहीं कहे जाते हैं। परंतु इन देशों ने भी जो उनके एलाइज हैं, उन्होंने ये समझ लिया है जो अगर हम उनके सामने एकदम नीचे आ जाएंगे, तो फिर हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये एक मुद्दा आया है ग्रीनलैंड का, जो पहले तो इकोनॉमिक मुद्दे थे, अब है ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का। तो इस पर ये सभी देश एकजुट हो गए हैं, परंतु फिर भी वो कहते हैं जो मॉडर्न हमको डिप्लोमेसी बातचीत में, से इसका मॉडर्न दुनिया में इन सारे पहलुओं का ख्याल देशों को है और वो समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए और अपने अमेजिंग इनसाइट्स, अपना बेहतरीन विश्लेषण सामने रखने के लिए।